नमस्ते। आज मेरे साथ सैम पित्रोदा साहब एक बार फिर से, और आज एक खास वजह है जो हम इनसे बात कर रहे हैं। राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, और आज से 35 साल पहले एक एक ऐसे हादसे में हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया, जिससे जब मैं सैम साहब के साथ बैठता हूं तो उनकी बहुत सी यादें उनको हरदम ऑलवेज ही ऑलवेज रिमेम्बर राजीव जी। और उनको हरदम लगता है कि इस देश ने एक कुछ ऐसा मौका खोया था, और वो मुझसे हरदम ये कहते हैं कि इतिहास में कहीं दर्ज नहीं होगा। तो ऐसा लगा कि आज एक बार इनको थोड़ा इस पे बात करें कि क्या क्या काम थे। मैं सैम साहब इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, व्हेनेवर आई सिट विथ यू, कभी भी मुझे मौका मिला, हम कुछ भी बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के एक राजीव गांधी जी की बात जरूर आती है, क्योंकि हरदम आपको लगता है कि जिसको आप कहते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा। दो चीजों पे आज फोकस ज्यादा किया जाए। एक तो जो आप लोगों ने लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाने की कोशिश की, हमें बिल्कुल ठीक से याद है पीसीओ, एमटीएनएल का क्रिएशन, बीएसएनएल का क्रिएशन। और आज हम सबके हाथ में जो जो मोबाइल है, दुनिया में के शायद इतना किसी देश में नहीं है, वो आप लोगों का एक एफर्ट था। तो एक टेक्नोलॉजी फॉर पीपल पे एक बात करेंगे, और एक जो डेमोक्रेसी को लेके वो बार बार बात करते थे, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया, पंचायती राज बनाया, क्या क्या नहीं किया कि डेमोक्रेसी मजबूत हो। उस पे आज आज क्या हालत है। लेकिन पहले अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ राजीव गांधी से इसको शुरू कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी फॉर पीपल, जब आपने इस सपने को देखा कि एक टेक्नोलॉजी फॉर पीपल, लोगों के हाथ तक सस्ती चीज पहुंचे, ये एक सोशलिज्म हो कि सबके पास एक वो हो। एटीएम जैसे जब आपसे मैं पूछा तो आपने फिर कहा एटीएम, बड़ा आदमी भी छोटा आदमी भी, वो समाजवाद है, उसमें वो पैसा वही निकलता है। मैं इसी से शुरू कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो सपना देखा था और राजीव जी को आज याद करते हुए, टेक्नोलॉजी फॉर पीपल, यहां से शुरू करते हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। 35 साल पहले on May 21st, 1991, we lost a great leader, young, energetic, enthusiastic, visionary, और हम ऐसा मानते हैं कि देश इससे रिकवर नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजीव को समझ नहीं सके। अभी भी लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोलते हैं बिना समझे, बिना जाने, बिना। तब हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया और हमें उन्हें जानने का बहुत बड़ा मौका मिला। वैसा लीडर वैसे टाइम में अब कभी नहीं आ सकता। उनका लॉस इंडिया को हमारी दृष्टि से 100 साल तक चलेगा। हम जब देखते हैं राजीव का कंट्रीब्यूशन, उसमें दो चीजें जैसे आपने बताई बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। एक टेक्नोलॉजी और दूसरा डेमोक्रेसी। ये दोनों चीजें आज बहुत अलग तरह से बदली गई है। इन टेक्नोलॉजी उनके जमाने में बहुत सारा हुआ। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, IT and telecom was one example. But there are other examples जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले तो उन्हें क्लियर हो गया था कि इंडिया नीड्स टू बी कनेक्टेड। A diverse country like India, if India was connected, it will change the face of a nation. So जब हम बात करते थे कि गांव-गांव को फोन से जोड़ देंगे, तब हमारा मेन एम था
कि ये टेक्नोलॉजी का फायदा गांवों में, गरीबों में, छोटे छोटे कम्युनिटीज में हेल्थ, एजुकेशन के लिए बहुत उपयोगी बन जाए। So our focus was on technology for people, technology for development, technology for equality, technology for injustice, technology for sharing and caring, technology for education, health, and not to create unicorn and billionaires and technology to divide society, create, as we see today, income inequality. अभी क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी हैज बेनिफिटेड a lot to few people and little to many people. जैसे टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी है, उसका अभी उपयोग लोगों को एम्पावर करने में नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को कंट्रोल करने में हो रहा है। सोशल मीडिया, लाइज, wrong messages, promoting certain kind of leadership, creating images where people are being misguided, misinformed. That was not the idea. So एक बड़ा काम हुआ उनके जमाने में was about telecom, which has ultimately resulted in connected India. Today we are a nation of connected 1.5 billion. उस वक्त हमारे पास 2 मिलियन टेलीफोन थे, अब 1 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इसका उपयोग अभी बराबर नहीं हो रहा है। गांव गांव में सेल फोन से लोग वीडियो देखते हैं, नाच गाना देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं और पॉलिटिकल गॉसिप देखते हैं। उसकी वजह से इसका उपयोग होना चाहिए टू इंप्रूव हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस फॉर चिल्ड्रन, empowerment for women, and empowerment for people who have been left behind, OBC, Dalits, tribals, minorities. ये अभी नहीं हो रहा है। दूसरी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया, वो था कंप्यूटिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, इंडिजिनस डेवलपमेंट, लोकल प्रोडक्शन, लोकल टैलेंट। लोकल प्रोडक्शन खत्म हो गया, जो भी शुरू किया था। हमारे वहां एक बड़ी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री थी उस जमाने में, पंजाब में, जो एक दिन जल के खाक हो गई, मोहाली में। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा ही नहीं सके। 35 साल बीत गए, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन we have not been able to get the right support from foreign partners, and now it has become very expensive to start our own semiconductor plant. And even if we plant, we won't get the best technology available. जब दुनिया 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो हमें कोई देगा 5 और 7 नैनोमीटर। So we'll be always behind the curve. फिर राजीव के जमाने में हमने टेक्नोलॉजी मिशन लगाए थे, mainly to make sure that technology can go down to villages in other areas like water, to provide rural drinking water to 100,000 villages. उसके लिए हमें वाटर टेस्टिंग लैब लगानी पड़ी सब डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक वाटर टेस्टिंग लैब शुरू की। एक्सेस आयरन रिमूवल प्लांट, एक्सेस फ्लोराइड, सैटेलाइट इमेजरी। उस जमाने में
geohydrological surveys, and guinea worm eradication. वैसे टेक्नोलॉजी इम्यूनाइजेशन में लगाई गई, जिसमें पूरे देश में कोल्ड चेन इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया कि वैक्सीन को ठंडा रखा जाए। उस जमाने में इंडिया में कोई वैक्सीन नहीं बना रहा था। आज हम दुनिया में सबसे प्रथम स्थान पे हैं वैक्सीन बनाने में। वो राजीव गांधी के जमाने में शुरू हुआ। वी इरेडिकेटेड पोलियो, वी सेट अप सिस्टम्स टू प्रोवाइड वैक्सीन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उस जमाने में वी यूज्ड टू वैक्सीनेट 20 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन एंड 20 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। 35 साल पहले की बात है। फिर लिटरेसी, our literacy was 35% or less, 20 something. Now it is more than 75%. So we are almost a literate country. Then we focused on milk production. We are the largest producer of milk. We focused on oil seeds. कुकिंग ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते थे बहुत सारा, वो भी इंपोर्ट कम हो गया और वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर ओन सनफ्लावर सीड, मस्टर्ड सीड, सोयाबीन एंड ऑल दैट। उसकी वजह डिफेंस में भी, आई रिमेंबर वी वेर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर 35 years ago. सो बहुत सारे टेक्नोलॉजी में इनिशिएटिव लिए गए उस वक्त। लेकिन द मेन डिफरेंस इज देन all the initiatives were focused on taking technology to people, to benefit people at the bottom of the economic pyramid, to benefit our villages on water, literacy, immunization, telecom, e-governance. Okay. E-governance उसी वक्त शुरू हुआ। NIC, National Informatics Center, was set up then. प्राइम मिनिस्टर ने एक हाई लेवल प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल शुरू की थी अंडर प्रोफेसर राव, CSR Rao, and it was really staffed with best of the best people in India. We were about 11, 13 people, and I tell you, they were so good. Dr. Ganguly, Dr. Mashelkar, Dr. Tandon, Dr. Narlikar, they're just amazing group of people. We all worked together. We had a great team spirit, and we published 2 major documents, volumes, on what we should do in technology. जैसे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, वैसे ये सब चीजें लोग भूल गए। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो जो सैक, साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM का रिपोर्ट था, वो भी पढ़ा रहा, और we didn't pay attention to the real issues. Fortunately, telecom continued. Mobile phones came, private entrepreneurs came in, and they really built the industry and infrastructure. So credit must also go to them. And Indian entrepreneurs, along with the policymakers and people like us who planted seeds. It is effort of everybody in India that got us where we are. सर मतलब मैं एक पर्सनल एक आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, और व्हाई, बिकॉज टुडे इज अ इम्पोर्टेंट डे एज फार एज राजीव गांधी जी इज कंसर्न। वो आप भाई, यू आर हाईली टेक्निकली स्किल्ड पर्सन, एक आदमी जो M.Tech और ये सब पढ़ के आ रहा है, अमेरिका में इतना एक्सपोजर है। राजीव गांधी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, एक जरा इस पे, और दूसरा कितने इंटरफियर करते थे या कितनी इंडिपेंडेंस देते थे। एंड एज अ लीडर, मतलब एक जगह होता है ना कि लॉट ऑफ थिंग्स लीडर डजंट, बट ही गिव्स दैट कॉन्फिडेंस टू द टीम कि आई एम हियर।
इस पे थोड़ा मैं वर्किंग स्टाइल पे थोड़ा एक स्मॉल रिएक्शन फॉर मी. धन्यवाद. देखिए, राजीव गांधी वॉज ए पायलट. Since he was a pilot, he had to deal with displays, electronics, buttons, switches, timing, discipline, environment, risk. All of these things are important in technology. Technology is all about risk. It's all about feeling comfortable. He was comfortable with buttons and switches and lights, displays, okay? And he was disciplined, okay? Because as a pilot, you have to be disciplined. So a lot of these things got translated into his day-to-day actions. He relied on some of us. I always say that he gave meaning to my life. I was just an engineer. And he gave me a dream that you can make a big impact on a nation at a very different level. So he built confidence in us that we can do it. We were also young. I was in my early 40s, in late 30s. Okay. And he trusted us with total confidence, lots of love and affection. Okay, I could call him anytime, go meet him anytime, and he was always accessible, ready to listen. But then in a country of that size, there are lots of people who want to go talk to PM. And most of the people have nothing to talk. They are looking for personal, favors. So Rajiv used to say that if someone spends 30 minutes with me, I know that the real message is in the last 1 minute. First 29 minutes are useless because he will say all kinds of stuff, and at the end, before going, he'll say, "Sir, but I need this." So he had to deal with that also. You couldn't escape that Indian environment that was given to you. Everybody knew how to do his job, but they didn't know how to do their job. Everybody was there to criticize him, which goes on even today. Everybody knows what you should do. They don't know what they should do. Okay. So his management style was to empower people working for him, trust them, help them, back them up, support them, and give them all they need to do their job. We had many, many meetings on technology missions with ministers. So he and I would sit next to each other, and there will be a huge team of 20, 30 people with agricultural ministry on oil seeds, health ministry on immunization, water ministry on water, and he will back us up. Sometimes he will really make minister feel uncomfortable if minister didn't have answers. Once he fired 2 secretaries because they didn't do their job properly. Okay. And then I got a call from his private secretary, Sarla Agrawal, and said, "Mr. Pitroda, you got to come and rescue us because Prime Minister is really mad at us. And he has fired 2 IAS officers in front of everybody, which doesn't happen." So I went there. I spent a lot of time, worked with them. They were both good people, but didn't understand Rajiv's style. He didn't want too much of bureaucratic bottleneck. He wanted results. Okay. He was a man in a hurry. Okay. So there were issues with bureaucracy, but there were very few issues with domain experts. Oh. And there was a difference. Bureaucracy's job was to follow process and procedure, and domain expert was to move on and get things done. And he understood that conflict.
We had 6 technology missions. He wanted to start some more. He wanted to start one on housing, one on environment, and one on floods and droughts. So we really wanted 10 missions. We worked on some of those, but couldn't really get everybody to buy in, and we got sidetracked. सर मैं एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है और जिसपे शायद ये हुआ था कि वी विल टॉक आफ्टरवर्ड्स, वो डेमोक्रेसी के लिए ही वाज वेरी एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायती राज, ये सब उनको लगता था कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, आम आदमी को ताकत मिलेगी। और मतलब वो एक दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे थे, एलीट बैकग्राउंड से आ रहे थे, लेकिन उनको आम आदमी की चिंता थी कि उसको ठीक से करो, अगर किसी को चुन के भेजा है तो वो डिफेक्शन ना रहे, आया राम गया राम। लेकिन आज हम देखते हैं कि बिल्कुल उल्टा हो गया है। डेमोक्रेसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से इससे खराब स्थिति हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की कभी नहीं थी। मैं उस समय व्हाट वाज ड्राइविंग हिम, बिकॉज वो तो बहुत कंफर्टेबल उससे आ रहे थे, उनको क्या जरूरत थी एंटी डिफेक्शन लॉ की, वो तो उनको सूट करता था। पंचायती राज की क्या जरूरत थी, वाई उनको सेंटर को जितनी ताकत मिलेगी उतना अच्छा है, वाई दिस वाज हैपनिंग? Personally, I don't think he was focused on power and profit. He was genuinely focused on people and planet. He was worried about environment. He was worried about people at the bottom of the economic pyramid. He had seen the poverty, and he realized that poverty can be addressed with new jobs, technology, productivity, efficiency, cost reduction, accessibility, sustainability. He understood a lot of these things. And he was committed to democracy because he felt every person needs to be empowered. A country of then 500 million, 600 million could not be really managed in a centralized system. So he genuinely believed in Panchayat Raj. But you had on one hand a very centralized system and then Panchayat Raj and nothing in between. We don't have in India today district level development. We don't have district level political bosses. We turn district over to administration. We don't have political bosses at district level. Our mayor is not empowered. So how do you expect urban development if mayor is not empowered and commissioner is empowered? So there is a fundamental problem here in our democracy. Our democracy is highly centralized. Unless and until we build Panchayat Raj and district level development, we cannot fix our democracy the way we should. So I believe Panchayat Raj is going to be very important, but it requires talent. Then we didn't have the kind of talent. Now we have better talent pool 35 years down the road, and we also have better tools today. Internet, AI, social media are great tools for decentralization. These are great tools for Panchayat Raj. We didn't have that before. So now if we have a standard, let's say, format, take for example Kerala. Kerala has 1,000 panchayats. Kerala has roughly 14 districts. Each district could have 80, 90 panchayats, okay, on an average. Now, if we develop a system where entire panchayat is on cell phone, where you can see what is going on in panchayat, education, health, voter lists, male, female, children, security, police, all that, to run a panchayat on cell phone. And then other panchayats link up and you form a district level governance model. If we do that, we can provide a new model of governance to the nation.
Today's model is not workable. It is highly authoritarian. It is all based on PR and lies and gossips and, publicity for one or two people. And that's not the way to build a nation. You can build a party, you can build a person, you can build a personality, but you cannot build a nation if you don't decentralize. We are just too big, too diverse. So I think Rajiv Gandhi believed in democracy, believed in empowering people, believed in technology to people. And to me, those two dreams are big unfinished dreams of Rajiv Gandhi. If I had an option, I would push on both of these agendas very hard, saying we need a working democracy, not a democracy which is based on just voting, that we got votes, we got elected, and now forget about democracy. So today what is happening world over is people are using democratic ways of getting elected, and once elected, they are following dictatorial agenda. सर मैं एक क्लास में चलते चलते एक चीज और कह दूं, उस पर बहुत बात नहीं होती, क्योंकि ये भी याद रखना होगा कि उन्होंने वोटिंग एज को कम किया था। 18 साल उन्हीं के समय में आया था, उनको लगा था कि 18 साल। लेकिन मैं एक चीज पे और बात आपसे पूछ लूं, क्योंकि जनरली वो बात नहीं की जाती है। राजीव गांधी को जनरली बहुत ही सॉफ्टली स्पोकन, एक सज्जन आदमी, एक अच्छे आदमी के रूप में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट स्टाइल, मैं 3 अकॉर्ड को, पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड और मिजोरम अकॉर्ड, ये लोग नहीं याद रखते हैं। आज हम एक मणिपुर को पिछले 5 साल से क्या हालत कर दी है मणिपुर की, और उन्होंने आसाम वाज legacy which he got, पंजाब वाज अ legacy, मिजोरम वाज 47 के बाद से मिजोरम की समस्या थी, पर बैठ के उसको कहीं लोगों के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के ही थ्रैश्ड इट आउट। इस पे मैं एक स्मॉल आपकी टिप्पणी चाहूंगा, बिकॉज ये कभी बातचीत नहीं होती कि राजीव गांधी के उसमें अकॉर्ड को भी उन्होंने क्या, देश को नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने ये सारे काम किए, इस पे बहुत सी बात नहीं होती है। सैम साहब, he was interested in a dialogue always, even on development, technology missions. He would call a meeting of 30-40 people and listen and have a conversation, and we'll have input. He was not into confrontation. He was into conversation. He was not a command and control leader. He was a leader who believed in communication, collaboration, cooperation. So whenever there was a problem, whether it was Punjab Accord or Mizoram or, whatever, Assam, he wanted to talk to people. I remember Assam was a major issue. So he would talk to people. Longowal Accord, I remember, he would have a conversation. A lot of people used to advise him that don't initiate this conversation. I remember that. And there were people who were more authoritarian, saying, no, you are a prime minister. Why should you bow down? It didn't bother him. He was not a hierarchical man. I remember once I wanted him to meet a bunch of intellectuals. I had a group of friends that I thought were very concerned about India, and Rajiv should hear them. Rajini Kothari, Dhirubhai Seth, Bashir Ahmad, then Bhavani Sen Das Gupta, George, Varghese, and there were lots of interesting people. Ashish Nandi, okay. And bureaucracy would not allow us to set up that meeting. So Rajiv had said, go set it up. And Prime Minister's office would say, no, this is important, that is important, you are busy. So finally, one day I went to PM's office and I said, look, PM wants this meeting. They said, no, but he's very busy, but we can finally get you 30 minutes. So I said, fine. So I called all these people. 30 minutes meeting turned out to be 2.5 hours. And he said, Sam,
we should do this regularly. He said, I like this. I understand why some people are angry. Okay. So he was open to this kind of conversation. He did not raise his voice. He did not get angry. He did not feel bad. He just was a comfortable human being. You see, you have to have inner peace. If you don't have inner peace, you can't deal with confrontation. And a lot of our existing leaders are very insecure. He was pretty secure, comfortable. थैंक यू सो मच सैम साहब। एंड मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बता दूं कि ये मिजोरम पीस अवार्ड जो था वो इतना इम्पोर्टेंट था कि मिजो का एक पक्ष जो था 71 वॉर में पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया के अगेंस्ट लड़ा था। ये मैं सिर्फ इसलिए नथिंग अगेंस्ट दैट वो, लेकिन हम इतना डिस्टेंस थे और उसको राजीव गांधी कहीं उस सब चीज़ों को करके एक साथ बांध के देश को बांधने का काम किया था। और शायद आज ये मुश्किल क्या हो रहा है कि देश नहीं बंध पा रहा है, लोग अपनी अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। नहीं, लोग समझते ही नहीं है ना कि क्या सच है क्या झूठ है। जी, वी आर स्टक अप इन lot of misinformation campaign. I mean, there is misinformation campaign about Mahatma Gandhi, about Pandit Nehru. Okay, correct. So क्या करो? लेकिन that's the kind of world we live in today. There are a bunch of liars who get a lot of respect and dignity. So what can you do? How many fronts you fight on? So in the end, we acknowledge and we respect and we remember a great leader, राजीव गांधी, जिसको शायद उनको वो स्थान नहीं अभी तक मिला है हिस्ट्री में, जिसके वो हकदार थे। Thank you so much, Sam Saab, for. Let me tell you, many of us have still not recovered from it. I don't think we will ever recover. God bless him. To me, he was a great hero, great son of India. And we have a lot of unfinished agenda from him that we need to finish. Thank you. Thank you.